उत्तर प्रदेश में नया सियासी बवाल शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत इटावा से हुई है। कथावाचकों की जाति को लेकर ये पूरा का पूरा बवाल जो अब बढ़ता जा रहा है। इस दंगल में पहले सियासी दल और अब जाति के आधार पर बने संगठनों की एंट्री हो चुकी है। दरअसल इटावा के एक गांव में 2 कथावाचकों पर अपनी जाति छिपाने का आरोप लगा। स्थानीय लोगों ने उनकी पिटाई कर दी, उनके बाल मुंडवा दिए। आरोप ये लगा धार्मिक भावनाओं को इन्होंने आहत किया। इतना ही नहीं, लोगों ने आरोप लगाया कि कथावाचकों ने महिलाओं के साथ भी यहां गांव पहुंचकर छेड़छाड़ की थी। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। वहीं अखिलेश यादव ने कथावाचकों का सम्मान कर यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और अब इस मामले में 2 जातिवादी संगठन हैं, दोनों आमने सामने आ गए हैं। कल इटावा में जो अहीर रेजिमेंट के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया और अब आज ब्राह्मण महासभा ने यहां प्रदर्शन का ऐलान किया है। अब से थोड़ी देर बाद ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने उस गांव में कूच करने का ऐलान कर दिया जहां कल अहीर रेजिमेंट और यादव संगठनों ने प्रदर्शन किया था। तो देखिए किस तरीके से सियासी बयानबाजी के बाद अब जो जातिगत संगठन हैं वो एक्टिव हो गए हैं। कल यादव समाज और आज ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो इस गांव में पहुंचेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये ऐलान ब्राह्मण महासभा की तरफ से कर दिया गया है। दादरपुर गांव है जहां ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ता आज पहुंचेंगे। प्रदर्शन से पहले इस गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये वो तस्वीरें हैं आपके सामने कथावाचकों की। जब उन पर जाति छिपाकर कथा करने का आरोप लगा था, तब उनका सर जब मुंडवाया जा रहा था, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। ये जो कथावाचक है, इनकी जाति और छेड़खानी के जो इन पर आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर ही ये पूरा बवाल शुरू हो गया है। और फिर अहीर रेजिमेंट और यादव संगठनों के करीब 2000 लोग थे, कल सड़क पर उतर आए, जमकर प्रदर्शन किया था। ये कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी घटनास्थल जो दादरपुर गांव है वहां जमा हो गए थे। पुलिस के पहुंचते ही प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव कर दिया था। हंगामा बढ़ता देख सीओ और इंस्पेक्टर ने बाकायदा हथियार निकाला, प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ा था। दावा है कि पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई। यहां पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। आसपास के 4 गांवों में पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा गया था कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने कथावाचकों को यादव होने की वजह से पीटा और उनका सिर मुंडवाया। तो इटावा का ये दादरपुर गांव है जहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने गांव में पैदल मार्च भी निकाला है। ये देखिए आप, यहां लोगों में सुरक्षा की भावना कायम रहे, इसीलिए पुलिस जो है वो ग्राउंड पर अपनी मौजूदगी दिखा रही है। पैदल मार्च पुलिस की तरफ से किया गया है। इसके अलावा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी फोर्स तैनात कर दी गई है यहां इस गांव में। कल यादव समाज से जुड़े संगठन यहां गांव में पहुंच गए थे और उनकी तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया था। आज ब्राह्मण समाज की तरफ से यहां पहुंचकर प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। आज सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि थाना बकेवत क्षेत्र में 3 दिन पूर्व घटना के विरोध में कुछ संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस सूचना पर हाईवे पर कस्बे में दादरपुर गांव में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास हाईवे पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें समझा बुझा करके डिस्पर्स किया गया। उसी में से 70-80 लोग पुलिस के मना करने के बावजूद ग्राम दादरपुर में उपद्रव करते हुए घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस संबंध में FIR पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इटावा के ये कथावाचक वाले मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। उत्तर प्रदेश के इटावा के ये दादनपुर गांव की तस्वीरें जो सामने आई हैं, दिखा दीजिए जरा तस्वीर। ये नया वीडियो है। वीडियो 21 जून का बताया जा रहा है। इस वीडियो में गांव वालों ने मुकुटमणि को घेर के रखा हुआ है। इस वीडियो में गांव वाले मुकुटमणि से बातचीत कर रहे हैं और उससे सच पूछ रहे हैं, लेकिन शुरू में मुकुटमणि अपनी जाति के बारे में बताने से बचते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद अपनी जाति के बारे में जानकारी देते हैं। हालांकि इस वीडियो को देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि गांव वाले उस समय तक मुकुटमणि से बदसलूकी कर रहे थे, लेकिन हाँ, मुकुटमणि की जाति को लेकर उनसे सवाल जवाब गाँव वालों की तरफ से जरूर किया जा रहा है।
अरे आपकी बात है यादव का शुद्ध नहीं है अर्जन को शरीर बाकी का भी बात तो कोई बात नहीं है। देखो सही बात तो जाए, पहली तो हमारी कोई जात नहीं है, पहली बात समझ लीजिए। अरे एक महात्मा स्वरूप बैठ जा हमारा महात्मा स्वरूप, पहली बात तो जात नहीं। हम आज हमें 14-15 साल हो गए घर छोड़ के महात्मा में रह रही, महात्मा ने कला कह रही, ठीक है। अच्छा तो तुम्हारे पिताजी की जात बता दो। तो ये वीडियो जो 21 जून का बताया जा रहा है, आपने देखा किस तरीके से गांव वालों ने घेर रखा है कथावाचक को और उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उनकी जाति पता करने पर उतारू गांव के लोग नजर आ रहे थे इस वीडियो में। अब कथावाचक मुकुटमणि दावा ये कर रहे हैं कि उनकी जाति की वजह से ही उनके साथ ये बदसलूकी की गई। इस आरोप के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। कथावाचकों से मारपीट करने वाले 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इस मामले में नई एफआईआर जो हुई है उसके मुताबिक कथावाचक मुकुटमणि ने धोखा दिया, अपनी जाति छिपाई, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। एफआईआर में मुकुटमणि और संत यादव दोनों आरोपियों के नाम हैं। एफआईआर में आरोपी मुकुटमणि के 2 आधार कार्ड का जिक्र है। दोनों आधार कार्ड की फोटोकॉपी पुलिस को दी गई है। एक आधार कार्ड पर आरोपी का नाम मुकुट सिंह है, दूसरे पर मुकुटमणि अग्निहोत्री है। दोनों पर उत्तर प्रदेश के औरैया का पता लिखा है, यानी आरोपी के पास 2-2 आधार कार्ड। अब सवाल ये कि मुकुटमणि ने किस मंशा से 2-2 आधार कार्ड अपने पास रखे थे। बताया जाता है कि खुद को मुकुटमणि अग्निहोत्री बताकर आरोपी कथावाचक लोगों को गुमराह करता और खुद को ब्राह्मण बताता। इतना ही नहीं, अब तो आरोप ये भी लग रहे हैं कि 21 तारीख को कथा पूजा के दौरान मुकुटमणि ने महिलाओं को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। ये कुछ महिलाएं ही सामने आई हैं और उनकी तरफ से कथावाचक पर आरोप लगाए गए हैं। ये वो 2 आधार कार्ड भी आप देख रहे हैं इन कथावाचक के। मैंने इन लोगों को भागवत, मैंने नहीं, और ये महात्मा जी ने बुलाया था भागवत जो मेरी यहाँ हुई थी। अच्छा, तो हाँ, हम परिचित हैं। ये इन्होंने पूजा करवाई, तब भी इनका तरीका गलत था और मुझे धीरे धीरे ये शक होने लगी ये ब्राह्मण किस तरीके के हैं, इनका तरीका ही गलत है। और टच करना, फिर खाना पे बुलाया, फिर इन्होंने हाथ पकड़ा, ये चीज़ इनकी गलत थी। कौन लोग हाथ पकड़ते थे? यही दोनों। इन्हों पे फिर लड़कों से मैंने बोला, इनसे बोला, इन्होंने बच्चों से बोला, तो दोनों पंडित जो थे, हाँ, तब उनसे माफ़ी मंगवाई। अच्छा। हाँ, ये जो घटना, हम ये चाहते हैं इन दोनों को सज़ा मिलना चाहिए। दोनों को ये फर्जी आधार कार्ड बन के, ब्यास बन के आज मेरा के लाखों का नुकसान कर दिया। देखिए, इटावा में कथावाचक से ये बदसलूकी का मामला जिसमें नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। ब्राह्मण महासभा का प्रदर्शन स्थगित हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण महासभा जिसे आज प्रदर्शन करना था उसने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। यहां दादनपुर गांव में प्रदर्शन का ऐलान ब्राह्मण महासभा की तरफ से किया गया था, लेकिन अब ब्राह्मण महासभा ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। वैसे भी इस गांव में पुलिस की मौजूदगी, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहां गांव में तैनात है। पुलिस की तरफ से इस गांव में पैदल मार्च भी किया गया है। कल यहां पर यादव समाज से जुड़े संगठनों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आज ब्राह्मण महासभा की तरफ से यहां प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। लेकिन बड़ी खबर, ब्राह्मण महासभा ने आज का प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, पुलिस ने यहां पर अपनी तैनाती बढ़ा दी थी इस गांव में और अब खबर आ रही है कि ब्राह्मण महासभा की तरफ से प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह के सामने आ रही है विवेक? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पिछले 5 दिनों से इटावा का मामला पूरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग भूचाल लाया हुआ है और जातिगत राजनीति को कहीं ना कहीं जो हवा है वो दी जा रही है। और जब ये घटना हुई उसके बाद से ही पुलिस का जो पहरा है वो वहाँ का जो गांव है दादरपुर जो गांव है वहाँ पर पुलिस का पहरा था। और कल जब अहिर रेजिमेंट ने वहाँ पर जाने की बात कही थी तब से पुलिस ने वहाँ चौकसी बढ़ा दी थी। हालांकि कल अहिर रेजिमेंट का जो मेन अध्यक्ष है गगन यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया था आगरा में, लेकिन उसकी हिरासत में लेने के बाद लगभग 1,500 के करीब में अहिर रेजिमेंट के जो कार्यकर्ता हैं
वो पहले थाने पहुंचे, पहले थाने पे वहाँ पर अपना जो प्रोटेस्ट है वो किया और उसके बाद आदरपुर गांव में घुसने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश करी तो झड़प भी हुई है, इसमें पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। और आपको बताऊँ इसमें 19 नामजद और 50 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। जो 19 नामजद है उनको पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। तो ये कुछ चीज़ें हुई। उसके बाद इसके विरोध में ब्राह्मण सभा ने भी वहाँ पर जाने का ऐलान जो है वो किया था, लेकिन पुलिस की इतनी ज़्यादा चौकसी है और पुलिस की तरफ से ब्राह्मण सभा के लोगों से इस बात को लेकर के बातचीत जो भी सूत्र बता रहे हैं कि की गई, जिसके बाद ब्राह्मण सभा ने फिलहाल आज के लिए जो अपना कार्यक्रम है वो टाला है। ये बात अभी निकल के सामने जो है आ रही, क्योंकि वो जो गांव है वो ब्राह्मणों का एक अच्छा गांव है और वहाँ पर ब्राह्मण सभा, क्योंकि आपको बताऊं कि ये 2 दिन जो पहली FIR हुई उसमें जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उनके ऊपर FIR हुई थी, जिसमें 4 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। फिर उसके बाद जो मुकुटमणि और जिसका साथी है संत, उसके खिलाफ FIR हुई थी, जिसमें इनके खिलाफ इस FIR के बाद जो है अहिर रेजिमेंट के लोगों ने विरोध किया था। और उसी के विरोध में, क्योंकि कल अहिर रेजिमेंट के बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे, तो उसके विरोध में आज ब्राह्मण सभा को वहाँ पर जाना था। पर उसी कड़ी में लेकिन पुलिस की बातचीत के बाद अभी निकल के आ रहा है कि ब्राह्मण सभा के लोगों ने आज फिलहाल के लिए अपना जो कार्यक्रम है वो स्थगित किया। पर इसमें राजनीति एक और चीज़ों को एक और कहीं ना कहीं मोड़ जो है ले रही है। अखिलेश यादव, जिन्होंने पहले जो 2 कथावाचक थे जिनसे मुलाकात की थी, उनको अपने कार्यालय बुला करके उनको कहीं ना कहीं उनके साथ संघर्ष करने की बात कही थी और उनका जो भी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई की थी। अब कहीं ना कहीं जो दूसरा वोट बैंक है, ब्राह्मण वोट बैंक है, उसको लुभाने की भी कोशिश जो है वो होने वाली है। और जो संतोष पांडे, जो समाजवादी पार्टी का जो प्रबुद्ध वर्ग है उसके नेता हैं, संतोष पांडे सुल्तानपुर से पूर्व विधायक रहे हैं, आज उनके आवास पर जाकर के और दोपहर में जाने वाले हैं। और एक कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं आज दिखने वाली है। तो सभी दल जो हैं वो कहीं ना कहीं क्योंकि मात्र 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में जो नया चुनाव है वो होने वाला है, 2027 का जो चुनाव है वो होने वाला है और उस दौरान सभी जातियां बिल्कुल। तो कुल मिला एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर कुल मिलाकर मिल गया है तमाम राजनीतिक दलों को इस घटना के बाद। इस बीच इटावा में कथावाचक पिटाई के मामले को लेकर साधु संतों की प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है। शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, वो कह रहे हैं कि इस पूरी घटना के लिए ऐसे राजनेता जिम्मेदार हैं जो अपनी राजनीति की सफलता के लिए समाज को बांटने का काम करते हैं। सुनिए। हमारे साथ बातचीत के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, राजनेताओं का ये इस पर कहना है कि अगर ये बातें आती हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही वैदिक परंपरा के अनुसार कथा कहने के लिए योग्य हैं, तो ऐसे समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग सनातन परंपरा से पीछे हट जाएंगे, वो अपने अनुसार शादी विवाह करने लगेंगे। देखिए सर, ये सब तो राजनेताओं का अपना आकलन है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जिस व्यास के बारे में चर्चा हो रही है उसके इतिहास को लोगों ने, आप पत्रकारों के माध्यम से हमने जान लिया है। वो पहले बुद्ध कथा कह रहा था, सनातन से हट चुका था और हट करके बुद्ध कथा कह रहा था, लेकिन वहाँ उसको संतोष नहीं मिला तो वो राम कथा, कृष्ण कथा कहने के लिए आया। तो इसलिए नेताओं का ये जो आकलन है इसकी परीक्षा प्रैक्टिकल हो चुका है। वहाँ शांति नहीं है, शांति भगवान श्री कृष्ण और सनातनी शांति सनातन धर्म में ही है। ये तो स्थापित है ना, तभी ना वो बुद्ध कथा करके हट गया और फिर राम कथा कृष्ण कथा में आ गया। तो इसलिए ये कहना कि लोग सनातन धर्म से हट जाएंगे, ये बिल्कुल झूठा खोखला विचार है। सनातन धर्म इतना सरल नहीं है। अगर हटना होता ना तो 1000 साल की गुलामी के बाद अब तक तो जाने कहाँ चला गया होता, इतिहास में भी होता कि नहीं होता। लेकिन सनातन धर्म जहाँ का तहाँ डटा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ऐसी बात है जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता। गुरुजी, अगर इस विषय की बात कर लें तो विवाद भी हुआ है, कुछ प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। क्या लगता है कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? राजनेता और उनके द्वारा बांटो राज करो वाली राजनीति इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो देखते हैं कि पूरा हिंदू समाज हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, तो इसमें से कुछ तोड़ करके कुछ लोगों को तो अपने साथ हम कर लेंगे। वहीं कथावाचक हैं देवकी नंदन ठाकुर, वो इस पूरे मामले पर आपत्ति जता रहे हैं और उन्होंने कहा कि किसी भी सनातनी की चोटी काटना या उसका अपमान करना ये तो बेहद निंदनीय बात है। मैं सनातन कार्य के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं सभी सनातनियों को जोड़ना चाहता हूं। रही बात चोटी काटने की, गलत है। किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है वो ठीक नहीं है। हम तो इसका प्रचार करते हैं, तिलक रखो और चोटी रखो, कलावा बांधो, कंठी पहनो, इसका हम प्रचार करते हैं। रही बात दूसरी,
कि जो लोग जातियों के लिए, मैंने तो देखा कि एक गांव में घटना घटी और उसमें बड़े बड़े देश के बड़े नामचीन नेता आकर बयान दे रहे हैं और वो जातियों के विरोध में बयान दे रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। मैं ये जानना चाहूंगा, अभी आप लोगों ने भी सुना होगा, मथुरा में एक कांड हुआ था, एक टेम्पो वाला पकड़ा गया था और उसने 23 लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। उनकी वीडियो, उनकी पिक्चर्स और उनके सब है, और वो हर जाति के थे। वो बच्चियां जो थी वो हर जाति की थी। तब कहां चले गए ये सारे मर्द? तो इटावा कथावाचक केस में आरोप लगा है कि कथावाचक दोनों आरोपियों के पास फर्जी आधार कार्ड था, लेकिन यादव महासभा के राष्ट्रीय संयोजक कह रहे हैं कि अगर कथावाचकों की पिटाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो फिर यादव मंच लखनऊ में बड़ा आंदोलन करेगा। अनुराग जी, जो 5 दिनों से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो गर्म हुई है इटावा के मसले में, आप लोग की क्या राय है उस मामले को लेकर और क्या कहेंगे? देखिए, ये साफ सी बात है कि जाति को लेकर अब जिस तरीके का उन्माद और जिस तरीके का तनाव पैदा किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर हम कहेंगे दलित और पिछड़े और यादव समाज को टारगेट बनाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो पुलिस प्रशासन की नज़र आ रही है कि अगर सरकार इस चीज़ों को रोकना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, इस तरीके का तनाव आगे ना बढ़े, तो बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन आज 21 जून की घटना है, आज 26 जून है, 5 दिन बीत जाने के बावजूद कोई ऐसा संदेश पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है कि जिससे असामाजिक तत्व और जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उन पर एक स्ट्रांग मैसेज जाता कि इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। इस घटना के जो पहली एफआईआर, तो उसके बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आप उसको नहीं लगता? हाँ। देखिए, 21 जून को ये घटना घटी है, 2 दिन तक इटावा पुलिस सोती रही, कोई संज्ञान नहीं लिया। जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो 23 जून को पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। वो भी जब संत कुमार यादव अपनी तहरीर लेकर वहाँ पर जाते हैं तो इटावा पुलिस 4 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। उसमें 4 को अरेस्ट करती है, लेकिन अभी 50 अज्ञात लोग जो उस घटना में शामिल थे, उस घटना में पूरा गांव शामिल था, लेकिन और लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई इसका कोई भी अभी तक जानकारी नहीं है। दूसरी चीज़, तीसरा व्यक्ति जो उस घटना में श्याम जी कठेरिया शामिल था, वो दलित है, नेत्रहीन है। SC/ST एक्ट उस पर नहीं लगाया गया। जो धाराएं उसमें लगाई गई उसमें SC/ST एक्ट नहीं शामिल है। यादव वंश की यह मांग है कि SC/ST एक्ट भी उसमें शामिल किया जाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी जंग तेज है। अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के आरोपों पर पलटवार किया है और उन पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहां जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। 41 साल का इंतजार, जिसके बाद वो शुभ घड़ी आई जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अंतरिक्ष में दूसरी बार किसी भारतीय ने दस्तक दी। भारत के एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पहुंचकर इतिहास रचा। पहले हिंदुस्तानी जो ISS पहुंचे और भारत के संकल्प का तिरंगा ISS में फहरा दिया। अंतरिक्ष से भारत के लिए शुभ संदेश भी आ गया है। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचने वाले दूसरे, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। और इस वक्त शुभांशु के माता पिता हमारे साथ ABP न्यूज पर मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको वो घड़ी दिखाते हैं जब शुभांशु के कदम अंतरिक्ष में पड़े। सीधे आपको लेकर चलेंगे। इस वक्त शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं।
उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। शंभू जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा शुभांशु बने हैं, परिवार में पिता के तौर पर कितना गर्व आप महसूस कर रहे हैं सर? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं हम तो इस बेटे के लिए, जो है अब इतना गर्व है कि अब यही सोचते हैं कि मतलब इतना अच्छा बेटा जो है हमको मिला है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात। सर, कभी सोचा था बचपन में कि बेटा जो है वो ऐसे अंतरिक्ष तक पहुंच जाएगा और इतना नाम बढ़ा देगा, ऐसा कभी सोचा था? ऐसा नहीं, कभी अंदाज नहीं लगाई थी, इतना नहीं हमारी सोच गई थी, और इतना ऊंचा भी नहीं सोच रहे थे कि मतलब इतना बेटा अंतरिक्ष में जाएगा। ये था कि फाइटर पायलट है तो उसमें एयरफोर्स में रहेगा, उसी में काम करेगा सब कुछ, मगर ये है कि वो ईश्वर की कृपा और आप सब लोगों की दुआएं हैं जो उसको जो है इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। हमें भी बहुत खुशी है इस बात की कि मेरा बेटा जो है अंतरिक्ष में गया है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शंभू जी, जरा बचपन के बारे में बताइए हमें शुभांशु के। मतलब बचपन में जैसे बच्चे होते हैं, उनका एम होता है बड़े होंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मतलब शुभांशु जो है बचपन में क्या सोचता था, क्या बनेगा, और किससे सबसे ज्यादा प्रेरणा लेता था घर में? आप पिता उसके आइडल थे या दादाजी घर में उसके आइडल थे? कौन आइडल थे, जरा ये भी बताइए। अब वो बेटा जब छोटा था तब तो ऐसा कुछ उसके भी नहीं विचार थे, मगर ये था कि वो सब में जो है हिला मिला रहता था, सबके साथ कोऑपरेट करता था, और हम ज़्यादातर अपनी मम्मी के उसमें संपर्क में रहता था, समय भी उसका ज़्यादातर उन्हीं के साथ बीतता था, तो अपनी मम्मी को ही ज़्यादातर आइडियल समझता था और उन्हीं के साथ में लगा रहता था। वो जो भी करता था उन्हीं के कहने से ही काम होता था। अच्छा, अभी आशा जी से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैं आशा जी के पास भी दर्शकों को लेकर चलूंगी। आप मुझे बताइए कि बचपन से ही साइंस में रुचि थी शुभांशु को? हाँ, साइंस में रुचि थी, मैथ में भी रुचि थी, अच्छी रुचि थी, और बहुत अच्छे मार्क्स रहते थे उसके हमेशा। और हम ऐसा खेलने में भी बहुत मतलब जो है बहुत इंटरेस्ट लेते थे, अच्छा खेलते थे, बढ़िया अपना जो है मेहनत करते थे, और इन्जॉय करके हर काम इन्जॉय करके करता था, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं उसको होती। हम तो पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कैसे आप वहीं सीएमएस में मौजूद होते हैं, और शुभांशु के स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर्स सब जो हैं वो पूरी तरीके से गौरवान्वित और पूरी खुशी आप लोगों के साथ मना रहे होते हैं। कोई बचपन की याद स्कूल से जुड़ी हुई, किसी टीचर से जुड़ी हुई जो आप इस वक्त साझा करना चाहेंगे शंभू जी, जो आपके मन में आता हो इस वक्त ख्याल? अब बच्चा हमारा जो है शुरू से आखिरी तक सीएमएस में पढ़ा है, इसलिए सीएमएस वाले जो है उसको ऑनर देते हैं, और हम लोगों को बुलाते हैं तो जो हम उसको जाते भी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, कि मतलब जो है वो लोग बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि मतलब अच्छे से अच्छा जो है उसका जो भी मतलब ये है कि बच्चे के बारे में जानकारी होती है वो सब हमें देते हैं। और टीचर्स वगैरह भी जो शुरू में रहती थी, जब टीचर्स मीटिंग होती थी और पेरेंट्स बुलाए जाते थे, तो उस समय भी जो है कई टीचर्स जो है उसकी तारीफ़ करती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था उस समय कि मतलब बच्चा जो है बहुत ही शांत रहता है और सब कुछ जो है पढ़ाई में भी अच्छा है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारा बच्चा है, ये सब तारीफ़ करती थी तो बहुत अच्छा लगता था उस समय। आशा जी का रुख कर लेते हैं। आशा जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी, आवाज़ आ रही है। आशा जी, बहुत बधाई हो। और जैसे कि शंभू जी बता रहे हैं कि बचपन से ही इतना प्राउड आप लोगों को फील कराया शुभांशु ने, मतलब बचपन से ही जब वो पेरेंट टीचर मीटिंग में आप लोग जाते थे तभी से टीचर्स के पास सिर्फ और सिर्फ शुभांशु के लिए तारीफ़ें ही होती थी आप लोगों को बताने के लिए। और आज भी देखिए उसी मकाम पर, और ऐसे मकाम पर जहाँ न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया शुभांशु को जान रही है, और शुभांशु के माता पिता के तौर पर शंभू दयाल जी और आशा शुक्ला को जान रही है। आशा जी, एक माँ आज क्या महसूस कर रही है? यहाँ कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है पूरा। माँ होने के नाते मुझे तो बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। हालांकि हमारी जैसी हजारों लाखों माँ उसके तैयार हो गई, तो सब पूरे देश का बेटा है वो, हमारा ही नहीं पूरे देश का लाल है। सबका नाम उसने रोशन किया, पूरे देश का, पूरे भारत का। ओके। बहुत बड़ा काम किया है, तो इससे हमें बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है। गर्व तो बचपन से ही महसूस कराता रहा है, लेकिन वो तब इतना ध्यान नहीं दिया जाता कि तो होता, बच्चे सभी ऐसे ही होते हैं, तब इतना माइक लगाया सर। लेकिन आज उसने वो काम कर दिखाया है कि बहुत बहुत ज़्यादा मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। कभी बचपन में सोचा था कि बेटा इतना नाम कमाएगा? मतलब
हमेशा से बहुत ब्रिलियंट रहा आपका बेटा, बहुत बढ़िया, सब हमेशा इतनी तारीफें करते थे, लेकिन इतना नाम कमाएगा कभी सोचा था? नहीं, ये तो कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की ऊंचाइयों पे जाएगा, ये किसी ने नहीं महसूस किया था, वो खुद भी नहीं जानता था। बट ये है कि फर्स्ट ईयर इंटर करने के बाद में जब वो उसका सिलेक्शन एनडीए में हो गया, उसके बाद से ये हमको लगने लगा कि ये अब जो है कुछ ना कुछ करेगा, अच्छा करेगा। हालांकि हम लोग नहीं उतना इंटरेस्टेड थे कि ये एनडीए की जॉब के, लेकिन उसका जब हमने देखा कि मन है उधर जाने का तो हम लोगों ने मना भी नहीं किया। कहा ठीक है, तुम्हारी जहाँ इच्छा है, जो इच्छा है, जो करना चाहते हो वो करो, तुम अपने खुले पंखों से उड़ो, जैसे उड़ना चाहते हो, ये कह के मैंने उसको छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर उसने अपना रास्ता खुद ही चुनना शुरू कर दिया। एनडीए में सेलेक्ट होने के बाद फिर उसको किसी की राय की, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। आप लोग पहले नहीं चाहते थे कि वो एनडीए जाए, एनडीए ज्वाइन करे, ऐसा आप लोग नहीं चाहते थे? उसने खुद ही अपने लिए रास्ता चुना था? अरे हाँ, उसने चुना तो अपने आप ही, वो सेल्फ मेड है, अपना खुद का सेल्फ मेड बच्चा है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है, मतलब माता पिता से बढ़िया तरीके से अपने बच्चे का कोई आकलन नहीं कर सकता है। आप दोनों को अपने बेटे में वो कौन सा एक गुण नजर आता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि बेटा इस मुकाम तक पहुंचा, और बचपन से ही आप दोनों को वो गुण दिखता था अपने बच्चे में? वो कौन सा गुण है? मेरा बेटा बहुत ही कूल और अनुशासन प्रिय है। सबसे ज़्यादा उसको अनुशासन प्रिय है, झूठ फरेब से बहुत नफरत है उसको। अच्छा। और एकदम शांत रहता है, कभी किसी चीज़ में कभी भी अग्रेसिव नहीं होता है। ये सबसे बड़ा उसका अच्छा गुण है। शंभू जी? जी, तो मतलब उसका जो है हमेशा शांत रहना और अपने काम पर पूरा ध्यान देना, हमेशा किसी प्रकार की कोई भी बात पर वो जो है रिएक्ट नहीं करता है जल्दी से, जो है बहुत आसानी से आपकी बात सुनेगा और फिर आसानी से ही उसको जवाब भी दे देगा, और बड़ा शांत स्वभाव से जवाब देता है। तो उसका पूरा जो है हम लोगों पर असर भी होता है कि उसका जवाब जो है इतना शांत और इतना सटीक होता है कि हम उसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, तो मतलब बचपन से ही बहुत डिसिप्लिन, बहुत काम, बहुत अनुशासित, बहुत कंपोज्ड, कंट्रोल खुद पर रखने वाले और फोकस्ड, ये क्वालिटीज़ आपने बताई जो बचपन से ही शुभांशु में रही। अब मुझे ये बताइए कि जब उनका सिलेक्शन हुआ इस अंतरिक्ष मिशन के लिए, तो फिर किस तरीके के भाव, और तब खुद शुभांशु ने आप लोगों को क्या बताया था इस बारे में? शुभांशु ने केवल 4 दिन पहले हमें बताया कि उसका सिलेक्शन इसमें हुआ। अच्छा। इसके पहले उसने नहीं बताया कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो रहा नहीं हो रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं थी हम लोगों को। केवल 4 दिन पहले हमें मालूम हुआ कि उसने जब बताया तो हमने कहा बेटा तुम पहले से मतलब कुछ चल रहा होगा। कहने लगा हाँ, अपना कार्रवाई वो चल रही थी तो इसमें हमें कुछ आइडिया नहीं था, तो इसलिए हमने नहीं बताया। 4 दिन पहले पता चला कि उसका सिलेक्शन हो गया है। वो हम 28-29 अगस्त को पता चला था, वो 28 जुलाई को पता चला था, और 2 अगस्त को वो चले गए थे। तो ये आप 2019 की बात बता रहे हैं, जब गगनयान के लिए उनको चुना गया, तब की बात बता रहे हैं आप? ये गगनयान तो पहले चुना गया था। 2019 गगनयान में भी जब चुनाव हुआ था तब तो उसके चुनाव होने के बाद ही बताया था इसने हमें। ठीक है। उसके पहले नहीं बताया था। जब चुनाव हो गया है तब इसने बताया कि हमारा एस्ट्रोनॉट में पापा हो गया है। तो बड़ी खुशी भी हुई थी, और हम लोगों को लगता था कि ये कैसे करता रहता, क्या कर लेता है, और कैसे मतलब ये डिसाइड कर लेता अपने आप। बड़ा अपने में हम लोगों को महसूस होता था, बड़ा एक आश्चर्य होता था कि कैसे कैसे मतलब सब कुछ सबको सहयोग भी देता है, सबके साथ अब उसी तरह प्रेम से रहता है, सब कुछ करता है, फिर भी जो है अपना काम पूरी निष्ठा से करता रहता है। ये बड़ी खुशी हुई थी, मतलब जब उसने बताया कि हमारा चयन एस्ट्रोनॉट में हो गया तो खुशी भी बहुत हुई। ऐसा नहीं कि मतलब उसका जो है हर कदम जब आगे बढ़ता है तो माँ बाप को तो खुशी होती ही है। अच्छा, ये बताइए मुझे शंभू जी, आशा जी, कि अंतरिक्ष के सफर पर जाने से पहले बातचीत हुई आपकी फोन पर, तो क्या संदेश आप लोगों को दिया, पर्सनल मैसेज आप लोगों से क्या कहा शुभांशु ने? हाँ, अंतरिक्ष जाने के पहले 1 घंटे पहले बात हुई थी। 8 बजे लॉन्चिंग हुई है, 7 बजे हम लोगों की बात हुई थी। तो कह रहा था मम्मी मैं जा रहा हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मैं जल्दी से मिशन पूरा करके आता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ आके, यही बात हुई थी।
और जब मिशन पूरा करके सफलता हासिल करके वापस लौटेंगे तो तब के लिए मम्मी पापा ने क्या प्लान किया है शुभांशु के लिए, क्या स्पेशल होने वाला है? आशा जी, शंभू जी? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आएंगे तो जोरदार स्वागत करेंगे उनका, बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे, बहुत हम बाहें फैलाए हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्दी से आएँ। यही दुआ है, कामना है, भगवान से प्रार्थना है कि सकुशल वापस आएँ धरती पर और हम लोगों से आके मिलें। आशा जी, चलते चलते जरा दर्शकों को ये भी बता दीजिए। जी 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 शंभू जी। जी हाँ, जब आएंगे तो उनका अच्छी तरह से जैसे स्वागत करते हैं बेटे का, बिल्कुल भव्य स्वागत जो भी कर पाएंगे वो करेंगे पूरा। ठीक है आशा जी, चलते चलते जरा ये भी बता दीजिए कि क्या वो खास चीज़ है जो आपके हाथ की बनी हुई बहुत पसंद करते हैं शुभांशु, और जब वो लौट कर आएंगे तो आप उनके लिए खुद वो बनाएंगी और उनको खिलाएंगी अपने हाथ से? उसको गाजर का हलवा हमारे हाथ का बना हुआ बहुत पसंद है, तो वही बनाएंगे, जब आएगा तो बना के खिलाएंगे, अगर खाएंगे तो। एक तो इस मौसम में गाजर का हलवा खिलाएंगे, गर्मी में कुछ और स्पेशल गर्मी में नहीं है? अभी आई कहाँ है वो, हमको जाड़े तक ही मिलेंगे, इसके पहले हमको मिलेंगे ही नहीं। अभी उनका जाड़े तक का प्रोग्राम सब फिक्स है पहले से, तो जाड़े तक इंतजार करेंगी और फिर गाजर का हलवा गर्मा गर्म सर्दियों के मौसम में जब बेटे से मिलेंगी तो आशा जी तैयार रखेंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। वाकई में दो ऐसे माता पिता जो प्राउड पेरेंट्स के तौर पर इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर मौजूद हैं और जिनकी परवरिश को देश को सलाम करना चाहिए कि इन्होंने अपने बेटे की ऐसी परवरिश की कि आज इनका बेटा हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा रहा है। अंतरिक्ष के सफर पर ISS पर कदम रखने वाले पहले हिंदुस्तानी शुभांशु शुक्ला।